वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन डिस्कस करूंगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी पूरे प्रोसेस में कि मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करूंगा। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है कि आप वहां पे साइन कंसिडर नहीं करेंगे कि वो निगेटिव है कि कौन सा साइन है। आप वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। वहां पे जो भी टर्म आ रहा है उसका कौन सा वैल्यू देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे किसी भी टर्म की वैल्यू -5 आ रही तो आप माइनस इग्नोर करेंगे, +5 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है। इसमें बच्चों को कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अभी आपको भी इसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे जैसा कि लिखा है ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, आपसे 1 + x⁴n की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी गई है। इसको एक्सपैंड करने के बाद बहुत सारे टर्म्स आएंगे और किसी पर्टिकुलर x के लिए कौन सा टर्म सबसे बड़ा होगा वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे दो तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं। एक तो x दे के पूछ लिया जाता है कौन सा टर्म बड़ा होगा, और दूसरा प्रॉब्लम ये पूछा जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर टर्म बड़ा है तो x का रेंज क्या होगा, बैंड क्या होगा। राइट। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं इसे समझाने के लिए। सपोज मेरे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है 1 + x², तो ये होगा 1 + 2x + x²। अच्छा, यहाँ टर्म्स के नाम वगैरह रख लेते हैं। ये मेरा t1 ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा t2 सेकेंड टर्म है, और ये t3 लास्ट थर्ड टर्म है। अब साथी अगर मैं x की वैल्यू 0.2 कंसिडर करूं तो x अगर मैं 0.2 लूंगा कौन सा टर्म बड़ा होगा। यहाँ पे ये 1 है, ये 0.4 ये 0.04 आएगा। डेफिनेटली फर्स्ट टर्म बड़ा होगा, t1 सबसे बड़ा टर्म होगा। अगर x की वैल्यू 0.4 कंसिडर करी जाए तो अभी भी कोई डाउट नहीं है, t1 ही बड़ा होगा। अगर मैं x की वैल्यू 0.5 पुट कर दूं तो इस बार आप देख सकते हैं t1 और t2 आपस में बराबर होंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 कंसिडर करूं तो इस बार कौन सा टर्म बड़ा होगा, नो डाउट सेकेंड टर्म बड़ा होगा। अगर मैं t की वैल्यू 1.9 पुट करूं तो कौन सा टर्म बड़ा होगा, कोई डाउट ही नहीं है, अभी t2 ही बड़ा होगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 कंसिडर करूं तो t2 और t3 दोनों की वैल्यू 4 आ रही है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। राइट। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू माइनस या मैं यहाँ पे -1.5 कंसिडर कर लेता हूं, अब कौन सा बड़ा होगा। यही कंफ्यूजन होता है, ये -3 आ रहा है कैलकुलेट करने पे, लेकिन हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करना है, तो अगेन कौन सा बड़ा होगा, t2 ही बड़ा होगा। तो ये डाउट आप नहीं रखेंगे भाई, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये तो छोटे पावर के लिए हमने ऐसे वैल्यू पुट कर करके देख लिया। अगर मेरे से कोई कहे कि भाई यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करने का क्या कोई बढ़िया फंडा है या अच्छा तरीका है, कोई मॉडल है, डेफिनेटली इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को प्लॉट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सारे टर्म्स को हम प्लॉट करेंगे, t1 t2 t3 t4 सबको हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आगे जैसे मैंने दिखा रखा है इस तरीके से। ये मैंने टी के एक्सेस लिया है जिसमें हमारे टर्म्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है, और ये के एफ पोजीशन है। के की वैल्यू 1 लूंगा तो t1 आएगा, t2 आएगा, t3 जैसा कि दिखा रखा है। टी आर यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म है। अगर टी आर यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म है तो आप ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जो टी आर है, टी आर की वैल्यू टी आर +1 से बड़ी या बराबर होगी। इक्वालिटी क्यों लगाया, आप प्रीवियस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे t2 और t3 किसी पर्टिकुलर x के लिए बराबर भी हुए थे, तो दो टर्म्स बराबर भी हो सकते हैं। तो टी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू टी आर +1। एंड एक और बात, अच्छा आप देखिए भाई टी आर सबसे बड़ा है तो टी आर +1 से क्या है, बड़ा है, और टी आर -1 से भी टी आर क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। टी आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर -1। अच्छा, अब यहाँ पे आप जनरल टर्म लिख लीजिए। अगर आप 1 + x⁴n में जनरल टर्म लिखेंगे, जो पीछे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जनरल टर्म, तो ये होगा टी आर, इसको हम लिखेंगे एन सी r-1 x⁴r-1। अच्छा, टी आर को टी आर +1 से बड़ा वगैरह कर देता है, तो यहां पे आएगा साथी एन सी r-1 x⁴r-1, ये आपका बड़ा हो जाएगा
या बराबर होगा एन सी आर एक्स रेस टू दी पावर आर। अब आप यहाँ पे चाहते क्या हैं, आप r को इन टर्म ऑफ x कैलकुलेट करना चाहेंगे, मीन्स आप x वगैरह का डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन में इनइक्वालिटी नाराज हो जाएगी, यानी आप x का कौन सा साइन लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव साइन। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही मॉड लगा लेते हैं। इस मॉड का मतलब समझ आ रहा है? नहीं फिर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। अब आप नॉर्मली डिवीजन वगैरह कर सकते हैं, बस x आपका नॉन जीरो है। x जीरो हो गया तो मामला ही खत्म है, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अच्छा, दूसरी इनइक्वालिटी क्या है भाई, अगर x जीरो हो गया तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया ना, टी आर माइनस वन से बड़ा होना चाहिए। अगर आप टी आर को टी आर माइनस वन से बड़ा करेंगे तो एंड आपके पास दूसरा एक सेटअप बन के आएगा, एन सी आर माइनस वन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स रेस टू दी पावर आर माइनस वन, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए एन सी आर माइनस टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स रेस टू दी पावर आर माइनस टू। आप दोनों सेटअप को सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप दोनों सेटअप को सॉल्व करेंगे आपको आर का रेंज मिल जाएगा। आर की वैल्यू बड़ी आएगी एन प्लस वन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, डिवीजन में वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस वन, और डिवीजन में आएगा वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे याद रख लीजिए। अब यहां पे हम आगे चलते हैं। हमने नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर रखा है, कमेंट वन अपना लिखा है, इफ पर्टिकुलर टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज ग्रेटेस्ट देन बैंड रेंज ऑफ एक्स शुड बी। जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको यहां इस कमेंट के नीचे लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले का भरपूर यूज करेंगे हम लोग। यानी जो r आया था, r की वैल्यू बड़ी आई n प्लस वन मैग्नीट्यूड ऑफ x, और डिवीजन में आ रहा है वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x, और ये वैल्यू छोटी आ रही है n प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वन, और डिवीजन में आ रहा है वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x। अच्छा, हम पीछे चलते हैं। अब जैसे इस प्रॉब्लम की बात है, यहां पे मैं कहूं कि भाई सेकेंड टर्म अगर लार्जेस्ट हो, यानी यहां पे मिडिल टर्म भी है, अगर सेकेंड टर्म लार्जेस्ट हो तो x का रेंज क्या होगा, मींस वन प्लस एक्स के होल स्क्वायर को जब एक्सपेंड करते हैं, दूसरा टर्म x के कौन कौन से वैल्यूज के लिए करेक्ट होगा, मींस x का बैंड क्या होगा, x का रेंज क्या होगा। ठीक, तो यहां पे मैं भाई r की वैल्यू 2 पुट कर लेता हूं, या यहीं पे एक्सप्लेन करता हूं। इस केस में यहां लिखा गया है, इफ पर्टिकुलर टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू द पावर n इज ग्रेटेस्ट देन बैंड रेंज ऑफ मॉड x है। मॉड x या x भी पूछ सकते हैं, शुड बी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं कहूं सेकेंड टर्म लार्जेस्ट है, तो आप r की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म को आप लार्जेस्ट बना रहे हैं। तो यानी 2 की वैल्यू जो भी है ये छोटी होगी n प्लस टू इंटू मॉड x, यानी 4 मॉड x प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड x, और ये वैल्यू बड़ी होगी 3 मॉड x n प्लस वन मॉड x अपॉन वन प्लस मॉड x। बेसिकली भाई n की वैल्यू क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू 2 है, इसमें n की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। आप इस सेटअप को सॉल्व करिए। आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा मॉडुलस x की वैल्यू जो भी है ये 1 डिवाइडेड बाई 2, मींस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1। अच्छा, यहां से मॉडुलस x की वैल्यू छोटी आएगी 2 से, और अगर आप इस सेटअप को सॉल्व करेंगे तो यहां से मॉडुलस x की वैल्यू 1/2 से बड़ी आएगी। यानी आपको x का रेंज मिल गया -1 डिवाइडेड बाई 2 टू -2 यूनियन 1 डिवाइडेड बाई 2 टू 2। अच्छा, एक यहां पे प्रॉब्लम कर लेते हैं। आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मैंने यहां पे एक प्रॉब्लम लिया कि भाई 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर मेरे पास लिखा हुआ है 10, और इसमें जो 8th टर्म है वो सबसे बड़ा है, तो x का बैंड क्या होगा।
तो यानी आर की वैल्यू 8 आपको ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पे, तो आप आर की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए। 8 बड़ा होना चाहिए, एन की वैल्यू आप 10 पुट करेंगे। 11 मॉडुलस एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, 1 प्लस मॉड एक्स, एंड लेस देन इक्वल टू आप एन की वैल्यू 10 यहां पुट करेंगे। 12 मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अब आप इस सेटअप को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप इस सेटअप को सॉल्व करते हैं तो यहां से आपका मॉड एक्स जो भी है वो स्मॉलर होना चाहिए 8 डिवाइडेड बाई 3, एंड सिंबल एंड का होता है। अगर आप इस सेटअप को सॉल्व करते हैं तो 4 मॉड एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 7 से, यानी मॉड एक्स 7/4 से बड़ा होना चाहिए। आपके पास इस तरीके से मॉड एक्स का बैंड आ गया। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और प्रॉब्लम बनता है। अगर मैं आपसे कहूं, ये इस कैटेगरी का आखिरी प्रॉब्लम है। इस बार मैंने आपसे कहा इफ x equals 1 divided by 2, then greatest term, या ऐसे लिख दें देन which is greatest term in expansion of वन प्लस एक्स रेज टू द पावर 5। तो भाई ऐसे केस में विच टर्म मींस आर की वैल्यू इस बार पूछ रखी है, और आर टर्म की पोजीशन है तो आर इंटीजर ही होना चाहिए। तो आर की वैल्यू जो भी है मेरे बच्चे वो बड़ी होगी n प्लस 1 मॉड एक्स। इस बार x दे दिया गया है। बस इसी टाइप के प्रॉब्लम्स यहां से पूछे जाएंगे। यहां पे n प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स आया। अच्छा, n की वैल्यू क्या है 5। आप n की वैल्यू 5 यहां पुट कर दिए, x की वैल्यू 1/2, तो 5 प्लस 1 6/2 कितना होगा 3 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स यानी 3/2। यहां पे आप 5 पुट करेंगे तो 7/2, 7/2 प्लस 1 कितना हुआ 9/2 अपॉन 3/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी r जो भी है वो बड़ा r है 2 से और छोटा r है 3 से। आप देख सकते हैं यहां पे दोनों एंड पॉइंट्स इंटीजर आ गए, मींस r 2 से बड़ा 3 से छोटा, मींस दूसरा और तीसरा टर्म आप दोनों कंसिडर करेंगे। r इक्वल टू 2 पे भी मैक्सिमा आएगा, r इक्वल टू 3 पे भी मैक्सिमा आएगा। अगर आप दोनों टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोनों आपस में बराबर भी होंगी। अच्छा, अगर r की वैल्यू ऐसे आती, r की वैल्यू सपोज 1.5 से बड़ी आ गई और छोटी आ जाती 2.5 से, तब आप क्या यहां पे कंसिडर करते, इस रेंज में जो इंटीजर आ रहा है वही इंटीजर कंसिडर करते, यानी वो ग्रेटेस्ट टर्म यूनिक होता। अच्छा, अगर आप r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल आएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप T2 कैलकुलेट करेंगे तो T2 की वैल्यू होगी 5cr-1c1 इंटू एक्स रेज टू दी पावर r-1, यानी सिंपली 1/2 आएगा। अच्छा, अगर मैं T3 कैलकुलेट करूं तो ये होगा 5, अब यहां पे क्या होगा r-1 यानी c2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यानी भाई ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यहां से कितना आ रहा सॉल्व करने पे 5/2 आ रहा है। इसे जरा सॉल्व करके देखते हैं तो यहां पे होगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1/4, बाकी सब उड़ जाएगा 5/2, ये बराबर हो गए। ठीक है, तो साथ ही ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।